नमस्कार। मैं प्रोफेसर एम शाउल हमीद, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से। पाठ्यक्रम अनुवाद, आवश्यकता और स्वरूप, इसके अंतर्गत सप्ताह 3 व्याख्यान 11 परिभाषाओं में निहित अनुवाद अर्थ, शोध भाषा और लक्ष्य भाषा संबंध, इस शीर्षक के अंतर्गत अब हम परिभाषाओं को देखेंगे जो भारतीय विद्वानों की परिभाषा, इस पर आज का व्याख्यान होगा। अनुवाद को लेकर भारतीय चिंतक विद्वान भी हैं और पाश्चात्य विद्वान भी हैं। जैसे हम पहले से देखते आ रहे हैं कि भारतीय परंपरा हमने देखा पिछले व्याख्यान में और पाश्चात्य परंपरा भी देखा। दोनों परंपराओं में अनुवाद होते आ रहे हैं, इसको हम पहले से समझते आ रहे हैं। और फिर हम क्षेत्र पर भी बात की कि कौन कौन से क्षेत्र में अनुवाद का प्रयोग होता है। अब हम बात करेंगे भारतीय की परिभाषा, इनकी परिभाषाओं पर बात करेंगे और फिर पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषा पर बात करेंगे अगले व्याख्यानों में। भारतीय विद्वानों की परिभाषा, इनकी परिभाषाओं पर अब हम देखेंगे तो यह मैंने पुस्तक ली है डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह, पुस्तक अनुवाद सिद्धांत और व्यवहार के, इनकी पुस्तक के अनुसार। इनकी पुस्तक इसलिए ली है कि इसमें कुछ परिभाषाएं, बहुत सारी परिभाषाएं इन्होंने जोड़ी हैं इसमें। अन्य पुस्तकों में कम परिभाषाएं थी, इनकी पुस्तक में बहुत सारी परिभाषाएं हैं। अनुवाद शब्द वद धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। वद धातु में घन प्रत्यय लगने से वाद शब्द बनता है और फिर उसमें अनुपसर्ग जुड़ने से अनुवाद शब्द बनता है। अनुवाद अनु वद घन से व्युत्पन्न संस्कृत शब्द है। यह मूलतः संस्कृत के वद धातु से विकसित शब्द है। संस्कृत में वद धातु से घन प्रत्यय लगाने से वाद शब्द बनता है। संस्कृत का घन प्रत्यय जब किसी धातु अथवा मूल शब्द से जुड़ता है तो वह आ की मात्रा में बदलकर शब्दों के पहले अक्षर के साथ युक्त हो जाता है। इसके फलस्वरूप वाद घन वाद बना। आगे वाद शब्द में अनुपसर्ग जुड़ने से अनुवाद शब्द बना। तो वद के साथ घन जुड़ने से क्या हुआ, वाद बना और फिर उसके साथ अनुपसर्ग लगने से अनुवाद शब्द निष्पन्न हुआ। तो अनुवाद संस्कृत शब्द है और इस शब्द का अर्थ क्या है यह हमने देखा है। आज के संदर्भ में अनुवाद का अर्थ आमतौर पर एक भाषा में लिखी गई सामग्री को दूसरी भाषा में बदलना होता है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सरल चीज है कि एक भाषा में लिखी गई सामग्री दूसरी भाषा में बदलना। लेकिन संस्कृत साहित्य में अनुवाद का अर्थ किसी बात को फिर से कहना या विशेष उद्देश्य के साथ उसका पुनर्निर्माण करना होता था। इसी आशय से अनुवाद कर अनुवचन, अनुकथन, पुनर्कथन और पुनरावृत्ति के रूप में लिया जाता था। अब संस्कृत साहित्य को ले लेंगे तो संस्कृत साहित्य में क्या है कि अनुवचन, अनुकथन, पुनर्कथन, पुनरावृत्ति के रूप में लिए गए। उद्देश्य क्या है, पुनर्निर्माण करना, किसी की बात को फिर से कहना या विशेष उद्देश्य के साथ उसका पुनर्निर्माण करना।
आगे हम देखेंगे। उदाहरण के लिए गुरु द्वारा छात्रों को कहे गए शब्द को छात्र फिर से कहते हैं। पाठ या अभ्यास के दौरान छात्र किसी के द्वारा कहे गए शब्द को बाद में गिनती या गीतों की तहत कई बार दोहराते हैं। ये नाटक मंच पर एक नाटककार द्वारा पृष्ठभूमि अभिनेता द्वारा कहे गए संवाद को मंच पर फिर से कहना जैसी प्रक्रिया भी अनुवाद मानी जाती है। तो एक नाटक चल रहा है, उस नाटक के मंच पर, ठीक है, नाटककार द्वारा पृष्ठभूमि और अभिनेता द्वारा कहे गए संवाद। अब नाटक ऐसे ही नहीं चलता, वहां पे अभिनय होता है, नाटककार का एक निर्देशक के रूप में काम करता है। तो वहां की जो प्रक्रिया है जिससे वो नाटक मंच पर जिस तरह से प्रस्तुत होगा, उस प्रक्रिया को भी अनुवाद कह सकते हैं। जब एक निश्चित शब्द को कम शिक्षित व्यक्ति द्वारा सही उच्चारण नहीं किया जा सकता, तो सही उच्चारण को समझाने के लिए शिक्षित व्यक्ति का गुरु द्वारा किया गया शुद्ध उच्चारण अनुवाद के रूप में माना जाता है। अब एक व्यक्ति किसी शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रहा, तो अगर वहां सिखाया जाए कि गुरु द्वारा कि इसका उच्चारण इस तरह से हो, जैसे कुछ लोगों को श और स में के उच्चारण में परेशानी होती है, जैसे भाषा के लिए भाषा कहते हैं, शादी के लिए शादी कहते हैं। तो वहां वो किसलिए कहते हैं? क्योंकि क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, क्षेत्रीय भाषा का या बोली का प्रभाव होता है। जैसे व्यंग के लिए व्यंग व्यंग कहेंगे। तो वहां अगर गुरु उसका उच्चारण ठीक कर रहा है, तो वहां भी जो प्रक्रिया है, समझाने की जो प्रक्रिया है, वो अनुवाद माना जाएगा। इसके अलावा जटिल या कठिन पाठों या शब्दों और वाक्यों को उसी भाषा में सरल रूप में प्रस्तुत करना भी अनुवाद कहा जाता है। अब जटिल और कठिन पाठ हैं, और उन शब्दों को और वाक्यों को उस भाषा में सरलता से प्रस्तुत करना है, जैसे समझ में नहीं आ रहा, या इसको ऐसे भी मान लीजिए कि मैं अभी आपको कुछ समझा रहा हूं, मैं कुछ समझा रहा हूं जो आप पहले ही जो है पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं सरल शब्दों में उसको समझा रहा हूं। तो जिस तरह से मैं सरल शब्दों में उसको समझा रहा हूं, तो वो भी अनुवाद कहा जाता है। अब हम आएंगे कि इनकी परिभाषाओं पे। संस्कृत साहित्य में अनुवाद के संबंध में जो विचार मिलते हैं वो इस प्रकार मिलते हैं। तो परिभाषाएं और विचार मिलते हैं। ऋग्वेदा में 2:13-3 में अन्वेको वदित यददत्तिता, अन्वेको वदति यददति, यहाँ अनुवदति का अर्थ है दोहराता या पीछे से कहता है, दोहराता है या पीछे से कहता है। जैमिनीय न्यायमाला 146 में कहा गया है कि ज्ञातस्य कथनमानुवाद, अर्थात ज्ञात का कथन अनुवाद है। तो जिस चीज का ज्ञान है उसका कथन
पहले तो हम दोहराता या पीछे से कहता, ये तो ठीक है, हम ये समझ गए कि दोहराए हैं, जो बोले उसको दोबारा बोल दें या पीछे से कह रहे हैं। लेकिन ज्ञात का कथन अनुवाद है, ये एक बहुत ही विचारणीय बात है। क्योंकि जैसे मैं आपको पहले कह रहा था कि अगर आप कुछ चीज को समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको सरल रूप से मैं समझा रहा हूं, मतलब उसका ज्ञान मुझे है, उसके उसके ज्ञान के बिना मैं आपको समझा नहीं सकता या समझा नहीं पाऊं। जैसे अभी मैं आपको अनुवाद क्या है ये मैं समझा रहा हूं, तो पहले मैं इसको समझाऊं। अब समझकर मेरे ज्ञान से मैं आपको समझा रहा हूं। अब किसी पुस्तक को हम संदर्भ के रूप में ले रहे हैं, वहां से हम कुछ परिभाषाएं ले रहे हैं, उन परिभाषाओं पे हम समझ रहे हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये ज्ञान का कथन है, ये अनुवाद। शब्दार्थ चिंतामणि के अनुसार प्राप्तस्य पुनःकथने अनुवाद, पहले कहे गए वचन का पुनःकथन ही अनुवाद है। तो पहले कहा गया है, उसको सुन लिया गया है, समझ लिया गया है, और उसका पुनर्कथन किया, पुनर्कथन किया, दोबारा प्रस्तुत किया, दोबारा बोला, दोहराया, कहा, वो अनुवाद। ज्ञातार्थस्य प्रतिपादने अनुवाद, ज्ञातार्थ, ज्ञात अर्थ का प्रतिपादन ही अनुवाद है। किस अर्थ का ज्ञान है उसको प्रतिपादित करना ही अनुवाद। ब्राह्मण ग्रंथों बृहदारण्यक, उपनिषद, यास्क के निरुक्त न्याय सूत्र, न्याय दर्शन, जैमिनीय न्यायमाला में दोबारा कहना या पुनःकथन अनुवाद में इस प्रकार संस्कृत साहित्य में अनुवाद से उसकी भाषा में पुनःकथन से है, भाषा बदलने से नहीं है। अब ये यहाँ के ऊपर की जो बातें हुई हैं, यहाँ क्या है, यहाँ ये है कि दोबारा कहना या पुनःकथन कहना संस्कृत साहित्य में अनुवाद है, उसी भाषा में पुनःकथन से है। संस्कृत साहित्य में क्या है, उसी भाषा में उसको दोबारा कहने से है, ना कि भाषा बदलने से, भाषा बदल कर कहने से नहीं। अब इस समझ को देखें, क्यों ऐसा है? क्योंकि जब संस्कृत भारत में रहा तो वहां हम अन्य भाषाओं के अनुवाद पर हम नहीं गए, वहां हम दूसरी भाषा पर नहीं बात कर रहे हैं। एक और बात भी रही, जैसे हमारा वेद और हमारा पुराण और हमारा उपनिषद इतना प्रभावशाली रहा कि हमें दूसरे किसी देश से किसी ज्ञान की जरूरत नहीं थी। हमारा ज्ञान ही बहुत था भारतीयों का, उस समय के हमारे पूर्वजों का। शब्द सागर के अनुसार पुनरुक्ति, पुनःकथन, दोहराना, भाषांतरण, उल्टा तर्जुमा। अब शब्द सागर में इतनी सब बातें हैं। न्याय शास्त्र के अनुसार वाक्य का वो भेद जिसमें कही हुई बात का फिर स्मरण और कथन हो, फिर उसका स्मरण हो और कथन हो। कही हुई बात है, एक बात कह दिए हैं, उस बात को दोबारा कहना है, स्मरण करना है या कथन है। जैसे अन्न पकाओ, 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 शीघ्र पकाओ, हे प्रिय पकाओ, वो अनुवाद है।
इसके दो भेद हैं, जहां विधि का अनुवाद हो वहां शब्द अनुवाद, और जहां विहित का हो वहां अर्थ अनुवाद। तो दोहराते रहना भी अनुवाद है। मीमांसा के अनुसार वाक्य के विधि प्राप्त आशय का दूसरे शब्दों में समर्थन के लिए कथन, ये तीन प्रकार का है। आशय का दूसरे शब्दों में समर्थन के लिए कथन। भूतार्थ अनुवाद, जिसमें आशा की पुष्टि के लिए भूतकाल का उल्लेख किया जाए, जैसे पहले सत्य ही था, पहले सत्य ही था। सबसे पहले क्या है? वो सत्य ही है। स्तुत्यार्थ अनुवाद, जैसे वायु ही सबसे बढ़कर फेंकने वाला देवता है। गुणानुवाद, जैसे दही से हवन करें। तो यहां पे जो है शब्दों के समर्थन के लेकर कथन। चिंतामणि कोश में अनुवाद का अर्थ प्राप्तस्य पुनः कथने या ज्ञानार्थस्य प्रतिपादने, अर्थात पहले कहे गए अर्थ को फिर से कहना दिया गया है। वामन शिवराम आपटे के संस्कृत हिंदी कोश में अनुवाद का शब्द अर्थ निम्न प्रकार से दिया गया है। सामान्य रूप से आवृत्ति, व्याख्या, उदाहरण या समर्थन की दृष्टि से आवृत्ति, व्याख्यात्मक आवृत्ति या पुनर्वकथित बात का उल्लेख या उल्लेख का पुनरुल्लेख। अनुवाद का कोशगत अर्थ भी आवृत्ति या दोहराना ही होता है। तो जैसे आवृत्ति को हम दोहराना, समान रूप से दोहराना, व्याख्या उदाहरण का समर्थन की दृष्टि से दोहराना, व्याख्यात्मक दोहराना या पूर्व कथित बात का उल्लेख या उल्लेख का पुनरुल्लेख, अनुवाद का कोशगत अर्थ आवृत्ति का दोहराना ही होता है। आवृत्ति या दोहराना है। ऐतरेय ब्राह्मण के कथानुसार व्यदवची प्रोदिदयमयम् अनुब्रूयाद अन्यस्य वैनम् अदितनुवदिनं कुर्यात्। भारत में पहले हिंदी में भी अनुवाद शब्द का प्रयोग संस्कृत शब्द के अर्थ प्रसंग में ही किया जाता रहा है। इसलिए अनुवचन, अनुवाक, अनुकथन, पश्चय कथन, टीका, भाषा अनुवाद, आवृत्ति आदि शब्द इसके पर्याय के रूप में व्यापक रूप से उपयोग में थे। भारत के प्राचीन काल से गुरु शिष्य परंपरा के तहत गुरुकुल में शिष्य प्रदान करने का कार्य, शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया गया। तो अब इसको लेकर भारत में कई शब्द हैं अनुवाद को लेकर। लेखन और उसके संरक्षण के तरीके विकसित ना होने के कारण उस समय अधिकांश शिक्षा मौखिक रूप से प्रदान की गई। शिक्षा मौखिक रूप से थी, अर्थात अधिकांश ज्ञान से संबंधित श्लोकों को गुरु मौखिक रूप से शिष्य को सुनाते थे और शिष्य उसे लय छंद अलंकार में उसे फिर से कहकर सुनाते थे। उस समय इसे ही अनुवाद कहा जाता था। वर्तमान में भी इस गुरुकुलों में इस परंपरा को जारी देखा जा सकता है। जैसे हम पहले से देखते आ रहे हैं कि पुनर्कथन है, दोबारा बोलना है, दोहराना है, तो उस परंपरा को
हम बता रहे हैं कि वो परंपरा गुरुकुल परंपरा रही और गुरुकुलों में जो है शिक्षा प्रदान करने का कार्य चल रहा था। तो शिक्षा जो है वो मौखिक रूप से रहने के कारण वहाँ पे जिस तरह से दोहराया गया, समझाया गया, वो अनुवाद माना। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भारतीय साहित्य में अनुवाद को एक ही भाषा में पुनर्कथन, पुनः बोलना, पुनरावृत्ति करने के रूप में समझा जाता है, जो दुनिया की सभी भाषाओं में अनुवाद के अर्थ के रूप में माना जाता है। इसमें एक ही भाषा के साथ अन्य भाषाओं में प्रस्तुत सामग्री का दूसरी भाषा में प्रस्तुत करने का विस्तार हुआ है और आज ट्रांसलेशन शब्द के लिए हिंदी अनुवाद शब्द का व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। अब पहले जैसे दोहराना था, पुनरावृत्ति थी, पुनर्कथन था। अब ये दोहराना मतलब उसी भाषा में दोहराना था, उसी भाषा में दोबारा दोहराना। आगे चलकर इसमें क्या है, एक भाषा से दूसरी भाषा में प्रस्तुत, एक भाषा के विचार को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना, इस प्रकार से इसका विस्तार हुआ, जिसे अब हम ट्रांसलेशन शब्द से कहते हैं, जो हिंदी में अनुवाद है। इसका एक व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में भी अनुवाद का अर्थ पुनः आवृत्ति करना ही है। एक लेखक या किसी व्यक्ति द्वारा एक भाषा में कहे गए विचारों को पुनः कहना ही है और इसका अर्थ भी वही है, लेकिन भाषा या रूप भिन्न हो सकते हैं। शब्द भी समानार्थक अर्थ व्यक्त करते हैं, लेकिन वे एक समान नहीं होते। इसका अर्थ है कि वर्तमान अनुवाद में अर्थ पुनरावृत्ति करना है, शब्द नहीं। तो वर्तमान परिस्थितियों में क्या है, ये हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल से, जो संस्कृत साहित्य को लेकर जब हम बात कर रहे थे उस समय की बात थी। तो फिर आगे हम चले, जब हम वर्तमान समय की जब हम बात करें तो एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यक्त करने की बात कर रहे हैं। तो वहां भी क्या है कि विचारों का ही है, उसी की आवृत्ति है, बस भाषा बदली हुई है। तो अब उसको जब हम व्यक्त करेंगे तो उसमें समानार्थक अर्थ को व्यक्त करने वाली चीज है। जहां पे हम समानार्थक अर्थ को असमान अर्थ को लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो पुनरावृत्ति करना है। आगे चले, भारतीय विद्वान द्वारा परिभाषित अनुवाद की परिभाषा। इससे पहले हम क्या देख रहे थे कि संस्कृत साहित्य में अनुवाद को लेकर जो बात हो रही थी वो देखे। अब हम आगे हम देखेंगे जो विद्वान हैं, आगे इसका विकसित हुआ है, तो ये विकास हुआ है, तो फिर यहाँ पे परिभाषाएं कैसे बदली। किसी भी क्षेत्र की सामान्य परिभाषा निर्धारित करना संभव नहीं है। प्रत्येक विद्वान अपने अध्ययन और विवेक के आधार पर क्षेत्र की परिभाषा बनाने का प्रयास करता है। तो कोई भी विद्वान है, वो विद्वान जो है परिभाषाएं बनाता है, तो वो क्षेत्र के आधार पर, उसके अध्ययन के आधार पर, उसके विवेक के आधार पर वो परिभाषाएं बनाता है। और वो परिभाषाओं को निर्धारित करना असंभव है, मतलब संभव नहीं है, हम जब तक हम उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाए। अन्य क्षेत्रों की तरह अनुवाद या अनुवाद के लिए कई परिभाषा हैं, जिसका मुख्य कारण यह है कि विद्वानों की संख्या के कारण दृष्टिकोण अधिक है। अब अनुवाद या अनुवाद को लेकर कई परिभाषाएं, जैसे अभी हमने देखा संस्कृत साहित्य में भी क्या था कि पुनर्कथन है, दोहराना है, दोबारा कहना है, पुनर्निर्माण रहा, ठीक है, आवृत्ति बताए। अब यहाँ पे भी जब हम देखेंगे तो आगे आकर जो परिभाषाएं बदल रही हैं, वो परिभाषाएं कई हैं, क्योंकि विद्वानों की संख्या भी उस दृष्टि से अधिक है और विद्वानों की क्षेत्रीय और अध्ययन और विवेक के आधार पर परिभाषाएं उन्होंने बनाया है।
ऊपर बताए गए विवरण के आधार पर प्राचीन भारतीय परंपरा में अनुवाद की वर्तमान परिभाषा नहीं है, क्योंकि प्राचीन भारत में अनुवाद का वर्तमान व्यापक अर्थ नहीं था। अनुवाद को लेकर उसका व्यापक रूप नहीं देखा गया, अनुवाद का व्यापक रूप नहीं देखा गया, इसलिए वहां हम अनुवाद को लेकर उसकी परिभाषाओं को जो है हम पूरी तरह से नहीं देख पाएंगे। व्याकरण, लक्षण ग्रंथ, काव्य शास्त्र आदि में विद्वानों द्वारा अनुवाद का वर्तमान प्रकार का कोई भी सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए इसे अक्सर संवाद या कहे गए को फिर से कहना के अर्थ में ही लिया गया। भाषा शास्त्र के अध्ययन के दृष्टिकोण से अनुवाद को अनुप्रयुक्त भाषा शास्त्र का एक भाग माना जाता है। आधुनिक भारतीय विद्वानों द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर अनुवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। अब आधुनिक भारतीय विद्वानों ने वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर अनुवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया, क्योंकि अनुवाद की आवश्यकता बढ़ी, अनुवाद का व्यापक रूप हमारे सामने आया। जब अनुवाद का व्यापक रूप हमारे सामने आया तो फिर उसको लेकर उसकी परिभाषाएं आधुनिक परिभाषाएं बनती गईं। अब भोलानाथ तिवारी, इनकी परिभाषा क्या है? भाषा ध्वनियात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है और अनुवाद है इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन, अर्थात एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के निकटतम समतुल्य और सहज प्रतीकन प्रक्रिया है। अब इसको हम देखें, जैसे ध्वनि प्रतीक की व्यवस्था है और अनुवाद है इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन, अर्थात एक भाषा के प्रतीकों के अर्थ पर दूसरे भाषा के निकटतम समतुल्य और सहज प्रतीकन प्रक्रिया। अब हम प्रतीक, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं, हमारे पहले के व्याख्यान में प्रतीक को अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं, इसलिए वो हमने पहले ही समझा दिया। अब एक भाषा से दूसरी भाषा में निकटतम और समतुल्य या सहज, अब यहां पे हम बात करेंगे जैसे पानी, वाटर, अग्नि, फायर। तो यहां पे हम देखें क्या है, यहां हम देखेंगे कि भाषा जो चुनी गई है वहां पे समतुल्य और सहज चीज आनी चाहिए। प्रोफेसर जी गोपीनाथन, ये बहुत बड़े विद्वान हैं। अनुवाद एक प्रकार से दो संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक सेतु का महत्व कार्य करता है। दो संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक सेतु का महत्व कार्य करता है। ये इस संस्कृति को लेकर हमने पिछले व्याख्यान में हम समझ चुके हैं कि सांस्कृतिक सेतु का काम कैसे करता है। यह हमने बहुत अच्छी तरह से पिछले व्याख्यानों में समझे हैं। तो यहां पे ये एक सेतु है का कार्य करता है। सतीश कुमार रोहरा, अनुवाद से तात्पर्य एक भाषा की सामग्री को दूसरे भाषा में प्रस्तुत करना। अनुवाद एक प्रकार का ऑपरेशन अथवा प्रक्रिया है। इस संक्रिया द्वारा एक भाषा की पाठ सामग्री दूसरी भाषा में प्रतिस्थापित की जाती है। अब सतीश कुमार रोहरा क्या कह रहे हैं? अनुवाद से तात्पर्य
एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना है। एक भाषा में जो सामग्री है उसको दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें। तो सामग्री क्या है? किस तरह की सामग्री है? उसको दूसरे भाषा में कैसे प्रस्तुत करना है? अनुवाद एक प्रकार का ऑपरेशन अर्थात संक्रिया है। इस संक्रिया द्वारा एक भाषा की पाठ सामग्री दूसरी भाषा में प्रतिस्थापित की जाती है। एक प्रक्रिया, एक प्रणाली के माध्यम से अनुवाद में एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में ले जाते हैं। प्रक्रिया और प्रणाली के माध्यम से उसको ले जाते हैं। तो ऐसे ही थोड़ी ले जाएंगे। सामग्री को ले जाना कैसे संभव है? एक सामग्री को दूसरी जगह कैसे ले जाएंगे? तो ये पूरी एक प्रणाली है। जैसे हमने इसकी प्रक्रिया पर जब हमने बात किया था पिछले क्लास में, तो हम पूरी तरह से देखें कि कैसे एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाते हैं। उसको मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता क्योंकि हम उसमें अब डाइवर्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके अच्छी तरह से हमने व्याख्या कर दी है। वो आप पिछले भाग में जो पिछले वाले जो पहले वाले जो हो गए हैं उनमें आप देखें कि उसमें मैंने बताया है प्रक्रिया में, और उसकी प्रणाली पर बात किया है तब बताया। देवेंद्र नाथ शर्मा, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद। अब यहां पे इन्होंने शब्द का क्या प्रयोग किया? रूपांतरित करना। पहले उन्होंने क्या किया है? प्रतिस्थापित करना। उससे पहले क्या किया है? सांस्कृतिक सेतु। आप देखे होंगे विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं कैसी बदलती हैं। इसीलिए पहले बता दिया कि अनुवाद की परिभाषाएं कई हैं, कई विद्वानों द्वारा उसकी परिभाषाएं की गई हैं, लेकिन वो उनके अध्ययन, विवेक, चिंतन और इनके क्षेत्र पर निर्भर है। एक ही समान परिभाषाएं नहीं है, परिभाषाएं भिन्न हैं, लेकिन विषय क्या है? अनुवाद है। कोई उसको सांस्कृतिक सेतु कहता है, कोई उसको जो है एक संकीर्ण अथवा ऑपरेशन कहता है, उसको प्रतिस्थापित की जाती है कहता है, कोई उसको रूपांतरित करना कहता है। अब रूपांतरित करना, इस पर हम बात करेंगे। जो रूपांतरित हो रहा है इस पर हम बात करेंगे। तो रूप, एक भाषा में विचार है वो एक रूप में है। उदाहरण के लिए कहानी है। कहानी में लेखक के मौलिक विचार हैं। अब इसके लिए हम देखें कि प्रेमचंद की कफन कहानी ले लीजिए, तो उस कहानी को लेकर आप बात करेंगे तो उसमें उनके मौलिक विचार हैं। एक वो जैसे हम कहें एक विधा में है, एक भाषा में कहा गया, हिंदी भाषा में कहा गया, उसी को हम अंग्रेजी में जब अनुवाद करेंगे या विधा बदल कर अनुवाद करेंगे, अंग्रेजी में हम उसको नाटक के रूप में प्रस्तुत करेंगे,
उसका रूप बदलेंगे, तो वहां हम क्या करें? उन विचारों को, उन भावों को, उन अभिव्यक्तियों को हम यहां पे अंग्रेजी में, हम चाहे उसको कहानी के रूप में ही प्रस्तुत किए, या हम उसको नाटक के रूप में प्रस्तुत करें, या हम किसी भी विधा के रूप में दूसरी भाषा में प्रस्तुत करने हैं, लेकिन वो विचार जो है, वो विचार इसमें रूपांतरित होने हैं। ठीक है, आगे विनोद गोदरे, ये बहुत अच्छे विद्वान हैं विनोद गोदरे जी। अनुवाद स्रोत भाषा में अभिव्यक्त विचार अथवा व्यक्त रचना अथवा सूचना साहित्य को यथासंभव मूल भावनाओं के समानांतर बोध एवं संप्रेषण की धरातल पर लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है। तो अब यहां पे अनुवाद स्रोत भाषा में अभिव्यक्त विचारों अथवा व्यक्त रचना अथवा सूचना साहित्य को यथासंभव मूल भावनाओं के समानांतर बोध एवं संप्रेषण के धरातल पर लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है। स्रोत भाषा क्या है? मूल भाषा है। उसमें क्या है? विचार अभिव्यक्ति हैं, या अथवा व्यक्त रचना एक रचना है, या क्या है? सूचना साहित्य है। अब पहले क्या है? भाषा में अभिव्यक्त विचार, वो शायद कहानी में हो सकते हैं, एक विचार है, उपन्यास में हो सकता है, कविता में हो सकता है। अब व्यक्त रचना एक रचना है, एक कहानी है, एक कविता है, अथवा सूचना साहित्य। सूचना साहित्य क्या है? जैसे सूचित किया जा रहा है, नोटिस कहीं चिपके होते हैं, नोटिस लिखा होता है कि अंदर जाना मना है, लिखा होता है, एक सूचना दी जाती है। यह लिखा होता है कि सावधान, आगे ना बढ़े, सूचना। अब यह सूचना साहित्य के रूप में भी हो सकती है। मैं तो एक उदाहरण दिया, एक सूचना साहित्य और उस पूरे एक विषय में सूचनाएं, यथासंभव मूल भाव, उसको ऐसे यथासंभव उसके मूल भाव के समांतरण बोध, उसके समानांतरण बोध, उसी के समान अंतरित करके, बोध करके संप्रेषण के धरातल पर, संप्रेषण के धरातल पर मतलब उसको अच्छी तरह से संप्रेषित करना, प्रस्तुत करना, उसको जैसे कहा गया वैसे ही उसके समानांतर रूप में प्रस्तुत करना, संप्रेषित करना, लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है। जैसे उसको उठा के आप लक्ष्य भाषा में समानांतर रूप में उसको संप्रेषण के धरातल पर लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त किया है। रीता रानी पालीवाल, स्रोत भाषा में व्यक्त प्रतीक व्यवस्था को लक्ष्य भाषा की सहज प्रतीक व्यवस्था में रूपांतरित करने का कार्य अनुवाद। स्रोत भाषा में व्यक्त प्रतीक व्यवस्था को लक्ष्य भाषा की सहज प्रतीक व्यवस्था में रूपांतरित करने का कार्य। अब यहां पे क्या है? जो प्रतीक व्यवस्था है, प्रतीक जहां पे हम बात करें, जिस पर हम बात करें, एक प्रतीक है,
उसको हम लक्ष्य भाषा में सहज प्रतीक व्यवस्था में रूपांतरित करने का कार्य अनुवाद है। उसी को दूसरी भाषा में, लक्ष्य भाषा में सहज प्रतीक व्यवस्था में सहजता से, जिससे लोग समझ सकें, रूपांतरित करने का कार्य अनुवाद। अब दंगल झालटे हैं। दंगल झालटे में शोध भाषा के मूल पाठ के अर्थ को लक्ष्य भाषा के परिनिष्ठ पाठ के रूप में रूपांतरित करना अनुवाद। शोध भाषा में एक मूल पाठ है, लक्ष्य भाषा के परिनिष्ठ पाठ के रूप में रूपांतरण करना। समझिए, एक उद्देश्य से लिखी गई कहानी जिसका लक्ष्य है, समझिए उसमें नैतिक मूल्य हैं उस कहानी में। अब जैसे बच्चों की कहानी है, तो बच्चों को समझाने के लिए एक साहित्य लिया गया। जैसे कौवा है, वो पानी पीने के लिए देखता है तो पानी कम होता है तो पत्थर के कंकड़ डालता है, जिससे पानी ऊपर उठता है, तो कौवा उस जो है उस पानी को पी के उड़ जाता है। मूल पाठ। और वहां उस कहानी के उदाहरण से जो बोलना चाहता है लेखक, वही बच्चे, समझे यहां हिंदी भाषी हैं, यहां अंग्रेजी भाषी हैं, उसी कहानी को लक्ष्य भाषा में परिनिष्ठ पाठ के रूप में रूपांतरित करना। अब यहां पे वो अंग्रेजी में रूपांतरित करके बता रहे हैं, तो मूल पाठ को इसमें जब प्रस्तुत करेंगे तो वहां उसी उद्देश्य को, लक्ष्य को प्रस्तुत करना है। अब यह नहीं कि हिंदी के जो बच्चे हैं, जहां हिंदी भाषी बच्चे हैं, उन्होंने कुछ और समझा, और अंग्रेजी के बच्चे हैं, भाषी हैं, उसका अनुवाद जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कुछ और समझ गया। इसका लक्ष्य और उद्देश्य अलग रहा, इसका लक्ष्य और उद्देश्य। अगर हम उनसे दोनों से पूछें, भाई तुमने क्या समझा, तुमने क्या समझा बच्चा, तो ये बच्चा कुछ और बोल रहा है, वो बच्चा कुछ और बोल रहा है। एक ही पाठ है। यहां हमने कुछ परिभाषाएं देखी हैं, इसको हम भाग 1 मानते हैं। आगे भाग 2 में इसको और अच्छी तरह से समझेंगे और परिभाषाओं को देखेंगे, और भाग 1 का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।